हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर दिसंबर 2023 में होने वाला है, तो हमारा एवेंजर बैच जो है वो शुरू हो चुका है, जिसका कॉस्ट है 20,999। इसकी मोर डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन के लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डेमो क्लासेस, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा क्लैट 2023 के लिए हमारा मॉक टेस्ट जो है वो 2499 का है। 50 प्लस मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। इसके लिए भी आप हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके डिटेल ले सकते हैं। देखिए, एक न्यूज़ है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत खास कोई न्यूज़ है कि हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ना, फुटबॉल वाला वर्ल्ड कप हो रहा है। तो अभी हुआ क्या कि भैया वहाँ पे जो कतार है ना, वहाँ पे एक्स की जो है वो डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जब भी देखो कहीं पे कोई वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट होगा, चाहे आप इंडिया का क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप भी अभी ले लो, तो हमारे कितने इंडियंस जो हैं अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। ऐसे ही कतार में देखिए अभी क्या है, जब यहाँ पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है तो बहुत सारे लोग विश्व से यहाँ पे आए हुए हैं, तो एग की खपत जो है ना वहाँ पे बढ़ गई है। इसी वजह से हमारे तमिलनाडु की एक जगह है नमक्कल एक्स, तो वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो वही ये न्यूज़ थी। लोकेशन देख लो, ऐसे तो कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ है नहीं। ये देखिए आपका इधर है तमिलनाडु और यहाँ पे जगह पड़ती है। इसके बाद फीफा क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो फीफा जो है ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, एक हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल एंड बीच सॉकर की है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा 1904 में ये फाउंड करी गई थी एंड धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे इसमें कंट्रीज आए थे, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखो तो बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। नाउ फीफा के अंदर फिलहाल जो है वो 211 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, जूरिच में है, ठीक है। कहाँ पे ये बताओ, ये कहाँ है बताओ, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, राम सेतु। अभी ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है। एक तो चलो इस पर मूवी आई थी, आप कहोगे कि सर इसलिए न्यूज़ में है क्या, तो नहीं। एक तो न्यूज़ में कारण अभी रहने का ये है कि कुछ समय पहले जो हैं हमारे आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने डिमांड किया था कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज बना दिया जाए, तो उसको लेके मैटर कोर्ट में फंसा हुआ था। तो इसी वजह से ये न्यूज़ है, एक आर्टिकल निकला हुआ है। थोड़ा सा राम सेतु के बारे में जान लेते हैं ना। देखिए ये कुछ इस तरीके से एक ब्रिज है जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है। अगर इतिहासकारों की सुनी जाए तो वो तो ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी तक जो है, 14th-15 शताब्दी तक जो है ये पुल विजिबल था, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्ट अभी ये डेट नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि पहले जो है ये पुल जो है ये विजिबल था, लोग इससे जा भी सकते थे श्रीलंका। बट अब विथ टाइम, क्योंकि इतने सारे ज्योग्राफिकल चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके वजह से ये जो है अब डूब चुका है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं बीच बीच में कहीं कहीं। तो यही राम सेतु है। इससे अपनी अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे कि राम सेतु ऑल्सो नोन एज एडम्स ब्रिज, और नाला सेतु एक 48 किलोमीटर की चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स है। कहाँ है, रामेश्वरम जो इंडिया का साउथ ईस्ट कोस्ट है, एंड मन्नार आइलैंड नियर श्रीलंका का नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के बीच में है, ऐसा मान्यता है। नेचर ऑफ द ब्रिज क्या है, तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि राम सेतु जो है एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड हुआ है ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स, अर्थ की प्लेट्स। देखो ऐसा बोला जाता है कि श्रीलंका और इंडिया जो है ना पहले एक में जुड़े थे। जब ये अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अगर आपने ज्योग्राफी 11th-12th में पढ़ी होगी आपको समझ में आ रहा होगा, तो जब ये दोनों, क्योंकि जब कुछ भूकंप आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा, इनके वजह से ये जो है अलग हुआ, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना जब वो हिल गई तो उनके बीच में जो गैप बन गया, उस तरीके से इस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। बट आपको पता है कि यहाँ पे रिलीजियसली भी इसका जो है एक बहुत ज्यादा इसके पीछे जो है लोगों की भावनाएं हैं। जो हिंदू रिलीजन है वो यहाँ पे ये मानता है कि श्री राम भगवान जी ने सीता माता को जब लाने के लिए जब वो श्रीलंका गए थे, तो ये हैंडमेड पुल उन लोगों के द्वारा बनाया गया था। वहीं पे इस्लाम के अंदर ये मान्यता है कि एडम जो हैं उनके द्वारा इसको यूज किया गया था श्रीलंका में जाने के लिए, ठीक है। एज पर द इस्लामिक लीजेंड, एडम यूज दिस ब्रिज टू रीच एडम्स पीक इन श्रीलंका।
हिंदूज जो बिलीव करते हैं, मैंने बताया। जियोलॉजिकल थ्योरीज क्या है कि पहले श्रीलंका और इंडिया एक में होते थे, जब अलग हुए तो इस वजह से ये चीज देखने को मिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक ना इन्हीं से लेके एक समस्या और आती है जिसका नाम है सेतु समुद्रम कैनाल। ये क्या है? प्रपोज सेतु समुद्र, जो ये सेतु समुद्रम कैनाल है, ये इंडिया ने प्रपोज किया था। इसलिए प्रपोज किया था, देखो मैं आपको बताता हूं। अभी ना हमारी जो कंट्रीज है उसको सामान लाने के लिए ना इस तरीके से ट्रेवल करना पड़ता है श्रीलंका के पीछे से, और फिर वो इंडिया तक पहुंचता है। ये सेतु समुद्र कैनाल एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो यहाँ पे मान लो कि समुद्र की खुदाई करके यहाँ से एक डायरेक्ट रूट बनाने की कोशिश करी जा रही थी कि ये रूट आपको ना लाना पड़े, आप इस रूट से आ जाओ। लेकिन हुआ क्या था ना, देखिए इस पे 2-3 तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ था। पहला तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट पे हुआ था कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और खुदाई उदाई करेंगे तो जो वहाँ पे मछलियाँ हैं या और भी जो आपके समुद्र के जानवर हैं उन लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। दूसरा यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि यार राम सेतु से लोगों की धारणाएं जुड़ी हुई हैं, तो कल को ये करते समय जो राम सेतु वाला जो ये लिंक्ड है वो कहीं इसमें टूट ना जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। एक नितिन गडकरी जी का यूट्यूब पे इसको लेके भाषण भी है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका देखिए ये सेतु समुद्र जो प्रपोज किया गया था वो था। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। सेतु समुद्र शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये एम करता है शिपिंग रूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका by building a 83 किलोमीटर लॉन्ग डीप वाटर चैनल। इट वुड ऑल्सो रिड्यूस ट्रेवल टाइम, मैंने आपको बताया कैसे रिड्यूस करेगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के अंदर इंडिया शिप वुड नो लॉन्गर हैव टू सर्कल श्रीलंका, ऐसे घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठीक है, इकोलॉजिकल आर्गुमेंट मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए मोरबी ब्रिज कोलैप्स इज एन इनॉर्मस स्ट्रेटेजी अ ट्रेजेडी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ गुजरात हाई कोर्ट को ये भी निर्देश दिए हैं कि आप जो है इस मैटर को सीरियसली देखें, इस पे पूरा इसको ऑब्जर्व करें कि बिल्कुल फेयर जांच हो, जो भी मैटर हो निकल के आए। मोरबी ब्रिज के बारे में पूरा डिटेल में आज से 2 या 3 दिन पहले द हिंदू में कवर है। कैसे देखोगे? वीडियो सेक्शन में जाना या द हिंदू की प्लेलिस्ट खोल लेना, उसमें मोरबी ब्रिज थंबनेल पे ही लिखा हुआ है, जरूर देखना। सस्पेंशन ब्रिज क्या है, मोरबी ब्रिज कैसे आया, क्यों आया, कहां से नहीं आया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक लास्ट आज का जो आर्टिकल है वो है न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल, और इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल, न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल देखो आप लोगों के एग्जाम के आते आते आ गया है, तो अपने आप ये क्लैट के इस बार के लिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है, लीगल करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम से इसको जाना जा रहा है। अभी हमारी केंद्र सरकार ने रिलीज किया है रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, द बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 3 months ऑफ द विड्रॉल ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। देखो ये आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इसमें जो है राइट टू प्रिवेसी जो प्रॉपर देनी चाहिए उस तरीके से दी नहीं जा रही है, तरोड़ मरोड़ की चीजें करी जा रही हैं। तो उसके बाद कुछ अपडेट करके रिवाइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा लाई है। क्या अपडेशन है? तो इसमें देखिए 7 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 7 प्रिंसिपल्स। पहला क्या है? यूजेज ऑफ पर्सनल डेटा बाय ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डन इन अ मैनर दैट इज लॉफुल, फेयर टू द इंडिविजुअल कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट टू द इंडिविजुअल। ठीक है। सेकेंडली, पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस विच इट वॉज कलेक्टेड। मतलब जैसे आपने हमारी एप्लीकेशन पे डाउनलोड किया, आपने आपका नाम डाला, नंबर डाला, मेरे पास वो डेटा है, तो मेरे पास वो डेटा किस लिए कि मैं आपको कॉल करके एक बार के लिए क्वेरी ले सकूं कि हाँ यार आप क्लैट का कोर्स देखने आए थे, आपने क्यों नहीं लिया। ठीक है, बट अब मैं ये तो नहीं ना उसको बाहर बेचने लग जाऊं या मैं कहूं कि चलो ये लोग लॉ एस्पिरेंट्स हैं, आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो। आपको पता है हम लोगों को ऐसे ऑफर्स आते हैं, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेक सम नेम्स ऑफ द कॉलेज, बट ऐसे जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं वो नाम नंबर मांगते हैं कि आपके स्टूडेंट्स का नंबर दे दीजिए जिनको हम कॉल करेंगे कि हमारे कॉलेज में आ जाओ, लेकिन मैं तो मना कर देता हूँ। ऐसे मतलब
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, तो जिस पर्पस के लिए लिया है वो आपको देखना है। थर्ड, डेटा मिनिमाइजेशन की बात करता है, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो डेटा एक्यूरेसी की बात करता है कलेक्शन के टाइम पे। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है ना वो ये कहता है कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा के लिए पड़ा हुआ है बिना आपको बताया है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए ही इसको अलाउ किया जाना चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर शुड बी रीजनेबल सेफगार्ड, देयर शुड बी रीजनेबल सेफगार्ड टू इंश्योर there is no unauthorized collection or processing of personal data. Seventh principle है, it states that person who decides the purpose and means of the processing of personal data should be accountable for such processing। ठीक है, तो ये गाइस आपके क्या है, इस पे 7 प्रिंसिपल हैं। अब देखो ना जो अगली स्लाइड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना होगा, अगर आपसे पूछ लें तो आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि डेटा प्रिंसिपल कौन होता है, डेटा फिड्यूशरी कौन होता है। डेटा प्रिंसिपल रिफर्स टू द इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, मतलब आपका डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं तो आप लोग क्या हो, डेटा प्रिंसिपल, और मैं कलेक्ट कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, डेटा फिड्यूशरी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है तो आप डेटा प्रिंसिपल हो, ऐसे ही याद कर लो। अगर एग्जाम में आएगा तो बोल देना कि सर फिड्यूशरी थे, हम प्रिंसिपल हैं, बस ऐसे समझ लो। डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डेटा कलेक्ट हो रहा है, फिड्यूशरी मतलब जो कर रहा है। डेटा प्रिंसिपल रिफर्स टू द इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। अगर आप 18 से कम हो तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो डेटा प्रिंसिपल कहलाएंगे। डेटा फिड्यूशरी क्या है, द एंटिटी, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, स्टेट एसेट्रा विच डिसाइड्स द पर्पस एंड मींस ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनल डेटा। देखो हाइपोथेटिकली मैंने समझाया था कि डेटा फिड्यूशरी आप किसे बोलोगे, ठीक है। पर्सनल डेटा क्या होता है, इट इज द एनी डेटा बाय विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, entire cycle operation that can be carried out in respect of personal data। significant data fiduciary क्या है, significant data fiduciaries जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कौन है, ये उनको अलाउ करेगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, significant data fiduciary are those who deal with high volume of personal data। the central government will define who is designated under this category based on a number of factors। और ऐसी एंटिटीज जो कि सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज कहलाएंगी, इन लोगों को कंपलसरी है कि वो लोग डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं वो अपने ऑफिस के अंदर, अपने संस्थान के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करें, इज वेल एज एक डेटा ऑडिटर भी होना चाहिए। जो बंदा, जो ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी में आएंगे उनको ये दोनों पोस्ट जो है वो फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये बिल जो है इसके बारे में बात करता है, और ये भी कहता है कि कुछ बातें जो है ना वो उस लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए जो कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं कि कुछ चाइनीज में लिख के आपने डाल दिया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। राइट टू कंसेंट, अगर मुझे आपका डेटा लेना है तो मुझे आपको कंसेंट मांगनी पड़ेगी। इंडिविजुअल नीड टू गिव कंसेंट बिफोर देयर डेटा इज प्रोसेस्ड एंड एवरी इंडिविजुअल शुड नो कि what items of personal data or data fiduciary wants to collect and the purpose of such collection and further processing। Individuals also have right to withdrawal consent from the data fiduciary। आप जब भी चाहो तो अपनी कंसेंट वापस भी ले सकते हो, लाइक आपने कुछ दिन के लिए दिया है बट आप कुछ दिन बाद मना भी कर सकते हो। आप देखो जब नेटफ्लिक्स आप यूज करते हो, जब उसको आप खरीदते हो तो उनके पास ऑटोमेटिकली आपकी कार्ड की डिटेल्स आ जाती है और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये सब वहीं पे काम में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद राइट टू इरेज का भी ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कि अगर आप कहो कि भाई मेरे ये सब डेटा है, इसमें से ये चीज़ हटा दो, क्या ये डेटा गलत है, इसको चेंज कर दो, तो ये ऑप्शन भी आपको मिलना चाहिए। राइट टू नॉमिनी, कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जो ये राइट्स हैं डेटा हटवाने के, इरेज करने के, डिलीट करने के, मैं किसी और को नॉमिनेट करके जाऊंगा तो उसके पास आ जाएंगे कि वो मेरे बिहाफ पे फैसला ले सके। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बात होता है, द बिल ऑल्सो प्रपोज टू सेट अप ए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, किस लिए, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द बिल इन केस ऑफ एन अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेटा फिड्यूशरी द कंज्यूमर्स कैन फाइल ए कंप्लेंट टू डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर भाई जो डेटा फिड्यूशरी है, डेटा फिड्यूशरी आपको समझ में आ ही गया होगा, डेटा प्रिंसिपल था, एक डेटा फिड्यूशरी था, अगर इसमें कुछ हरकत आपको सही नहीं लग रही है, आपके जो गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो किसके पास, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास। ठीक है,
चलिए ये भी क्लियर है। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, देखो अगर गवर्नमेंट ने जिन कंट्रीज को अलाउ कर रखा है वो कंट्रीज अपने कंट्री के अंदर भी हमारे देश का डेटा रख सकते हैं, बस एक शर्त यह है कि हमारी गवर्नमेंट जब भी मांगेगी वो डेटा उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। पर इसमें यही है कि अलाउड कंट्रीज। फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर डेटा फिड्यूशरी, ये बिल जो है वो सिग्निफिकेंट पेनल्टीज लगाता है किस पे, डेटा फिड्यूशरीज के ऊपर अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया। इट रेंज फ्रॉम ₹50 करोड़ टू 500 करोड़। फॉर डेटा प्रिंसिपल, द यूजर सबमिट फॉल्स डॉक्यूमेंट while signing up for an online service or files frivolous grievance complaint, the user could be fined up to 10,000। तो ये गलत है यार। देखो फॉल्स कंप्लेन भी होंगी और बहुत बार लोग फ्रॉड डिटेल्स रख के भी बहुत बार कुछ फायदा उठा लेते हैं, तो फिर ये 10,000 नहीं, इसको भी कम से कम 1 लाख रुपए तो मैक्सिमम करना चाहिए था, ठीक है। ऑल्दो ये बिल है, अभी तो इस पे जनता से रिव्यूज मांगे गए हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जेम्पशंस, ये 2019 वाला जो डेटा प्रोटेक्शन बिल का वर्जन था उसमें भी था कि भाई सेंटर जो है उसको एम्पावर्ड मिला हुआ है कि सोवेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सरकार जो है वो इन बिल के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको नहीं फॉलो कर सकती है अगर इनमें से किसी भी चीज की नीड हो या इनमें से किसी भी चीज के लिए सरकार ये बाध्य नहीं है, सरकार की वो संस्थान बाध्य नहीं है जिसको सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है इन रीजन्स के वजह से, ठीक है। What data protection laws are there in other nations? तो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा हम सुनते हैं, नाम सुनते हैं, जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करता है ऑफ पर्सनल डेटा। हाउ हैज इंडिया के अंदर स्ट्रेंथेंड हुआ है, इंडिया के अंदर डेटा प्रोटेक्शन की कहानी कैसे आई है, तो हमें पता है कि जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें रिटायर्ड एक जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जी की तरफ से केस फाइल हुआ था। वहां से हमने राइट टू प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट देखा था। किसका कॉन्सेप्ट देखा था? राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21। उसके बाद देखो सिर्फ यही चीज नहीं थी, इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं। इसके बाद और क्या बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक कमेटी बनी थी इसके जस्ट बाद जिसका नाम रखा गया था क्या, BN श्री कृष्णा कमेटी, लिखा तो हुआ है। फिर इन्होंने काफी सारी चीजें दी थी डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, और वहां से आप देख सकते हो कि डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर भारत में काफी सीरियसनेस दिखाई गई है सरकार के द्वारा, एज वेल एज आपके जनता भी इसके ऊपर काफी सारी आवाज उठा रहे थे। इवन आधार में आप सुन रहे थे कितना ज्यादा इस पे बात हो रही थी। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एंड आई होप थिंग्स गॉट क्लियर इन योर माइंड। एंड ये प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।